दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर अब तक की सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती हैं, इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज़ मिस ना हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर है कि भारत के साथ विवादों को सुलझाने को पाकिस्तान ने अमेरिका से लगाई गुहार। जी हाँ, भारत के साथ तनाव के बीच पाकिस्तान ने अमेरिका से गुहार लगाई है कि वह सभी लंबित मामलों को सुलझाने के लिए पड़ोसी के साथ वार्ता शुरू कराने में अपनी भूमिका निभाए। उल्लेखनीय है कि पुलवामा आतंकी हमले और उसके बाद बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के शिविर पर हवाई हमले के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। समाचार पत्र डॉन के मुताबिक पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और अमेरिका के विदेश मंत्री माइकल पोम्पियो ने मंगलवार को फोन पर बात की और क्षेत्र में मौजूदा हालात पर चर्चा की। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि दक्षिण एशिया में शांति एवं स्थिरता के लिए तनाव कम करना जरूरी है। कुरैशी ने पोम्पियो को तनाव कम करने के लिए भारतीय पायलट को सौंपने समेत पाकिस्तान की ओर से उठाए गए कदमों को भी जानकारी भी दी। मंत्रालय ने कहा उन्होंने अमेरिका से यही अपील की कि वह भारत एवं पाकिस्तान के बीच फिर से वार्ता शुरू कराने में अपनी भूमिका निभाए ताकि सभी लंबित विवादों को हल तलाशा जा सके। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान पड़ोसी के साथ विवादों को सुलझाने के लिए हमेशा तीसरे देश की मध्यस्थता की वकालत करता रहा है, जबकि भारत शिमला समझौता का हवाला देकर इसे द्विपक्षीय स्तर पर सुलझाने की बात करता है। इस मामले में अमेरिका भी कई मौके पर भारतीय तर्क से सहमत रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि आपको ना प्रशासन का तजुर्बा और ना ही काम की लगन। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप पुरी ने बुधवार को आम आदमी पार्टी आप पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह एक ऐसी पार्टी है जिसे ना तो प्रशासन का कोई तजुर्बा है और ना ही काम करने की कोई लगन है। श्री सिंह ने बुधवार को कई ट्वीट किए जिनमें दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में आप की तरफ से पंपलेट बांटकर झूठ फैलाने का उल्लेख किया गया। पहले ट्वीट में पूर्वी दिल्ली से आप उम्मीदवार आतिशी मारलेना का उल्लेख करते हुए श्री पुरी ने लिखा, दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में आपके प्रत्याशी श्रीमती आतिशी मारलेना द्वारा पैम्पलेट के रूप में झूठ के एक पुलिंदे का वितरण किया गया है। एक ऐसी पार्टी जिसमें ना तो प्रशासन का कोई तजुर्बा है और ना ही काम करने की कोई लगन, सत्ता की ललक में केवल झूठ का ही सहारा ले सकती है। उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा कि दिल्ली का हर नागरिक जानता है कि गत वर्षों में हुई सीलिंग उच्चतम न्यायालय के आदेश पर श्री भूरे लाल की अध्यक्षता में गठित एक विशेष समिति के जरिए की गई थी। इसमें केंद्र सरकार या किसी भी निगम का कोई लेना देना नहीं था। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि आजम पर अभद्रता का आरोप लगाकर रो पड़ी जया प्रदा, रामपुर सीट से किया नामांकन दाखिल। जी हाँ दोस्तों, सिने अभिनेत्री और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जया प्रदा बुधवार को नामांकन करने के बाद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए रो पड़ी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, राज्य मंत्री बलदेव औलख और पार्टी जिला अध्यक्ष मोहन लाल सैनी की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट में नामांकन करने के बाद जया प्रदा ने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सपा में रहते हुए आजम खान ने उनके साथ जो ज्यादती की उसे बयां करने में शब्द कम पड़ जाएंगे। यह कहते हुए उनकी आंखें भर आई और वह मंच पर ही रोने लगी। रामपुर से सपा के टिकट पर 2 बार सांसद रह चुकी जया प्रदा ने हाल ही में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी, जिसके बाद उन्हें रामपुर से उम्मीदवार बनाया गया। यहां उनका मुकाबला सपा के आजम खां से है। नामांकन से पहले जया प्रदा भमरौआ के प्राचीन शिव मंदिर गई और जलाभिषेक कर जीत की दुआ मांगी। बाद में उन्होंने गुरुद्वारा और मजार पर भी माथा टेका। जया प्रदा ने कहा कि मुझे अपने जन्मदिन पर नामांकन का अवसर मिला। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के प्रति आभार जताती हूँ। मैं रामपुर को अपने मायके के समान मानती हूँ। मैं यहाँ की बेटी बहन हूँ। एक बेटी और बहन होने के नाते आप सभी से झोली फैलाकर वोट मांगती हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि चुनाव आयोग ने दिया सीएम योगी को नोटिस, 5 अप्रैल तक मांगा जवाब।
जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मोदी जी की सेना वाले बयान पर बुधवार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने योगी आदित्यनाथ से 5 अप्रैल शाम 5 बजे तक जवाब देने के लिए कहा है। गाजियाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय सेना को मोदी जी की सेना कहने के बाद योगी आदित्यनाथ लगातार विपक्षी दलों के निशाने पर चल रहे थे। इस मामले पर आयोग ने गाजियाबाद के डीएम से रिपोर्ट मांगी थी। हालांकि ये नोटिस चुनाव आचार संहिता के तहत नहीं दिया गया है, बल्कि चुनाव आयोग के उस दिशा निर्देश के तहत जारी किया गया है जिसमें चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को कहा था कि चुनाव प्रचार में जवानों की तस्वीर या सेना का संदर्भ देने से बचें। इससे पहले मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के मोदी जी की सेना वाले बयान पर गाजियाबाद के डीएम ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपी थी। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर एक रैली के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय सेना के लिए मोदी जी की सेना शब्द का इस्तेमाल कर दिया था। इसे विपक्ष ने सेना का अपमान बताया है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को गाजियाबाद में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। गाजियाबाद में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कांग्रेस के लोग आतंकियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना उन्हें सिर्फ गोली और गोला देती है। यह अंतर है, कांग्रेस के लोग और मसूद अजहर जैसे आतंकियों के लिए जी का इस्तेमाल करते हैं, मगर पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार आतंकियों के कैंप पर हमले कर उनका कमर तोड़ती है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि संसद में लगातार घट रही है निर्दलीय सदस्यों की संख्या। जी हां, आजादी के बाद से देश में होने वाले आम चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीतकर संसद पहुंचने वाले सदस्यों की संख्या लगातार घट रही है। पिछले चुनाव में महज 3 उम्मीदवार ही निर्दलीय जीतकर आए थे। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। जी हां, चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के अनुसार 1957 के चुनाव में सबसे ज्यादा 42 निर्दलीय उम्मीदवार जीतकर संसद पहुंचे थे। इसके बाद से केवल एक बार 1989 में हुए आम चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या ने दहाई का आंकड़ा पार किया था। 16वीं लोकसभा आते आते निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या घटकर सबसे कम 3 रह गई है। प्रेम सूचना ब्यूरो ने बुधवार को आम चुनाव 2019 पर एक संदर्भ पुस्तिका जारी की। संदर्भ पुस्तिका में सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने जारी की, जिसमें पिछले आम चुनाव के बारे में जानकारी प्रदान दी गई है। इसके अलावा आंकड़े यह भी बताते हैं कि अपनी जमानत बचा पाने वाले निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या भी लगातार घट रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में महज 16 निर्दलीय उम्मीदवार ही अपनी जमानत बचा पाए थे। सबसे ज्यादा 1996 में 1635 निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे थे। इनमें से 1604 उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि लालू ने नीतीश पर कसा तंज, बोले बिजली जाने पर अभी भी लालटेन जलाने की जरूरत पड़ती है। देश में चर्चित चारा घोटाला में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल राजद के अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। लालू ने कहा है कि बिजली जाने पर अभी भी लालटेन जलाने की जरूरत पड़ती है। राजद अध्यक्ष ने ट्वीट किया, नीतीश बोलते हैं कि अब लालटेन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये नहीं जानते कि बिजली जाने पर तो लालटेन जलाना ही पड़ता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सार्वजनिक मंचों से कई बार कटाक्ष करते हुए कह चुके हैं कि बिहार के हर घर तक बिजली पहुंच गई है और अब यहां लालटेन की जरूरत नहीं है। उल्लेखनीय है कि राजद का चुनाव चिन्ह लालटेन है। लालू ने जदयू के चुनाव चिन्ह को लेकर भी कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया, अब कोई नीतीश को समझाए कि उसका निशान तीर तो द्वार पार युग में ही खत्म हो गया था, अब उनका वह तीरवा कमल के रूप को चीरने के काम आ रहा है। का समझे कुछ बूझे। लालू के इस ट्वीट के जवाब में जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने इशारों ही इशारों में लालू के बड़े पुत्र को छोड़कर छोटे पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने पर तंज कसते हुए कहा कि शायद महाभारत के होने के कारणों को याद रखते नीरज ने ट्वीट किया, आपको भी दर्द है कि लोग लालटेन को क्यों भूल रहे हैं। आप ऐसे महानुभाव हैं कि ट्विटर को भी चिड़िया कहते हैं। आज बिजली जाएगी तब ना, जब बिजली समुचित उपलब्ध
उपलब्ध हो तो लालटेन को कौन पूछे। तीर सच में द्वापर युग से आ रहा है, पुराने युग को कौन भूल सकता है। शायद आप भी महाभारत होने के कारणों को याद रखते। उल्लेखनीय है कि लालू इन दिनों चारा घोटाले में रांची के एक जेल में सजा काट रहे हैं। अस्वस्थ रहने के कारण वर्तमान समय में उनका इलाज रांची के एक अस्पताल में चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि ममता बनर्जी ने मोदी को एक्सपायरी बाबू कहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक्सपायरी बाबू कहा। इससे पहले मोदी ने उन्हें प्रदेश के विकास में एक स्पीड ब्रेकर कहा था। बनर्जी ने कूच बिहार जिले में यहां एक चुनावी सभा में कहा, मैं उन्हें प्रधानमंत्री नहीं कहूंगी, वह एक्सपायरी बाबू हैं क्योंकि उनकी सरकार एक्सपायरी डेट को पार कर चुकी है। मोदी ने इससे पहले सिलीगुड़ी में अपने भाषण में कहा था कि बनर्जी सरकार ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा, आप पहले ये जवाब दीजिए कि आपकी सरकार ने क्या किया है। उन्होंने कहा, मैं मोदी नहीं हूं, मैं झूठ नहीं बोलती हूं, मैं मोदी ने मेरी सरकार के प्रदर्शन के बारे में झूठे दावे दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि पिछले चुनाव में किए वादों का हिसाब देना मोदी और शाह की जिम्मेदारी। राजस्थान के परिवहन एवं सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि वर्ष 2014 से लेकर 2019 तक के कार्यों का हिसाब देने की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह झूठ बोलकर कि जनता को भ्रमित करके वोट लेना चाहते हैं। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता श्री खाचरियावास ने आज यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश की जनता के साथ धोखा हुआ है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई, बेकारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार ने सभी कीर्तिमान तोड़ दिए, पेट्रोल, डीजल, गैस और सभी चीजों की महंगाई आसमान छू रही है। उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी के दैनिक जीवन का बजट गड़बड़ हो गया है, जनता की सुनने वाला कोई नहीं है, सरकार और जनता के बीच में दूरी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और नेता घमंड की भाषा बोल रहे हैं। घमंड भाजपा नेताओं पर इस कदर हावी है कि वे लगातार झूठे बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़े उद्योगपति के लाखों करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए गए, गरीब मजदूर, किसान और आम नागरिक बेरोजगारी और भुखमरी से परेशान रहा, लेकिन उसे केंद्र सरकार ने किसी तरह की कोई राहत नहीं दी है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि टिकट ना मिलने पर छलका नवजोत कौर सिद्धू का दर्द। जैसे जैसे राजनीतिक दल लोकसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रहे हैं, टिकट पाने के लिए हसरत पाले कई दावेदार के अरमानों पर पानी फिर गया है। कुछ राजनेताओं ने जोर शोर के साथ तैयारी शुरू कर दी थी और जनता जनार्दन से विनय भी प्रारंभ कर दिया था, लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के साथ ही नाउम्मीद रहने वालों दावेदारों का दर्द निकलकर सामने आने लगा है। कुछ ऐसा ही माजरा चंडीगढ़ में देखने को मिला है। कांग्रेस ने चंडीगढ़ से पवन बंसल को टिकट दिया है। इस सीट से नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर प्रबल दावेदार थी। नवजोत कौर ने जोरदार तरीके से तैयारी शुरू कर दी थी। वह लोगों से लगातार संपर्क कर रही थी, लेकिन टिकट मिलने की घोषणा के साथ ही उनकी उम्मीदों ने दम तोड़ दिया। टिकट न मिलने पर उन्होंने अपनी तकलीफ का कुछ इस तरह से इजहार किया और कहा कि पार्टी के वरिष्ठों को एक महिला के काम का सम्मान करना था। उन्होंने कहा कि राजनीति के लिए उन्होंने अपने डॉक्टरी के पेशे का त्याग किया है और वह पार्टी के निर्णय से निराश हैं। चंडीगढ़ को कांग्रेस पार्टी का मजबूत किला माना जाता है और पिछली बार इस सीट पर भाजपा की किरण खेर ने कब्जा किया था। इस सीट से नवजोत कौर सिद्धू के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी भी प्रबल दावेदार थे। नवजोत कौर सिद्धू ने पिछले 1-1.5 महीने से सघन जनसंपर्क भी शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि वह इस क्षेत्र में लोगों के संपर्क में रही हैं और वह इस क्षेत्र के अलावा दूसरी जगह से लड़ने का सोच भी नहीं सकती हैं। लेकिन दूसरी ओर नवजोत कौर सिद्धू ने पार्टी के निर्णय का स्वागत भी किया है और कहा है कि वह पार्टी के काफी सीनियर नेता हैं। लोग प्रत्याशी चयन के जज होते हैं और वो पार्टी की पसंद का निर्धारण करते हैं। बंसल के पक्ष में प्रचार करने पर उन्होंने कहा कि अगर जरूरत होगी तो वह जरूर प्रचार करेंगी। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की अलका लांबा ने जामा मस्जिद के बाहर कराया जनमत संग्रह। आम आदमी पार्टी की नेता व चांदनी चौक से विधायक अलका लांबा ने ट्विटर पर पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज के साथ
तीखी बहस के बाद बुधवार को दोपहर अपने विधानसभा क्षेत्र में जामा मस्जिद के बाहर एक सभा का आयोजन करके एक जनमत संग्रह कराया। अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए अलका लामा ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी ने पिछले 4 वर्षों में तीसरी बार उनसे इस्तीफा मांगा है। उन्होंने अपने समर्थकों से पूछा कि क्या उन्हें आम आदमी पार्टी आप छोड़कर वापस कांग्रेस में चला जाना चाहिए, जिसको लेकर उनके समर्थकों ने नकारात्मक में जवाब दिया। एक न्यूज पोर्टल की खबर के अनुसार अलका लामा ने कहा कि आज मैं आपके बीच में एक बात लेकर आई हूं और आप लोगों का फैसला चाहती हूं, क्योंकि 20 साल तक मैंने कांग्रेस को दिए, लेकिन जब देश के अंदर सांप्रदायिकता के नाम पर दिल्ली में बीजेपी आते दिखी तो मैंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी में शामिल हुई और बीजेपी से लड़ रही हूं। लेकिन कुछ लोग आज मुझसे ही लड़ रहे हैं। मेरी पार्टी के लोग मुझसे बार बार इस्तीफा मांग रहे हैं क्योंकि मैं पार्टी में लोकतंत्र की बात कर रही हूं। अलका ने आगे कहा, आज एक बार फिर से पार्टी ने मुझसे इस्तीफा मांगा है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आई हूं। मैं जनता से पूछना चाहती हूं कि पार्टी से क्या इस्तीफा देना चाहिए, आखिर मेरी गलती क्या है। अलका लामा ने कहा कि यह दूसरी बार था जब उनकी पार्टी ने उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा है। उनके अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल दिसंबर में उनसे इस्तीफा मांगा था क्योंकि उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दिए भारत रत्न सम्मानों को वापस लेने की मांग के प्रस्ताव का विरोध किया था। लामा ने कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है, लेकिन बाद में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस पूरे मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। मनीष सिसोदिया ने अलका लामा के इस्तीफे की खबर पर कहा था कि किसी से कोई इस्तीफा नहीं मांगा गया है, ये सब महज अफवाह है। वहीं पार्टी का रुख साफ करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने के पक्ष में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अभी एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कैंसर के इलाज के बाद बॉलीवुड में वापसी कर रहे इरफान खान ने शेयर किया पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर का 1 साल से अधिक समय से इलाज करा रहे अभिनेता इरफान खान ने बुधवार को अपनी सेहत के बारे में जानकारी देते हुए अपने प्रशंसकों का इस संकट के समय उनके साथ खड़े रहने के लिए दिल से शुक्रिया अदा किया। बीमारी के चलते लंबे समय से सार्वजनिक जीवन से दूर रहे अभिनेता इरफान खान एक दिन पहले ही मुंबई हवाई अड्डे पर नजर आए थे। इरफान ने ट्वीट कर कहा, शायद जीतने की चाह में कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि किसी का प्यार मिलना कितना जरूरी है। अति संवेदनशील समय में हमें इसका एहसास होता है। उन्होंने लिखा, मैं आपके असीम प्यार एवं समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूं, इसलिए मैं आपके पास वापस आया हूं ताकि दिल से आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता ने 5 मार्च 2018 को अपनी बीमारी के बारे में पहली बार जानकारी देते हुए कहा था कि उन्हें एक दुर्लभ बीमारी हुई है, जिसके बाद वह इलाज के लिए देश से बाहर गए थे। पिछले साल अक्टूबर में उनके प्रवक्ता ने बताया था कि इरफान दीपावली के बाद देश लौटेंगे। इरफान के प्रतिनिधियों ने उनके जल्द ही हिंदी मीडियम 2 फिल्म की शूटिंग शुरू करने की खबरों को भी खारिज कर दिया था। तो दोस्तों, इसी तरह से खबरों से संबंधित सवालों के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप अपने राज्य और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अब की आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद करते हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो।